मणिपुर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में सामान्य हालात बनाए रखने के लिए कई उपायों का ऐलान किया है। अमित शाह मणिपुर हिंसा को शांत कराने और स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मणिपुर दौरे पर गए अमित शाह ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन करने का ऐलान किया है। आयोग की अगुवाई हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे। इसके साथ शांति समिति का गठन किया जा रहा है। मणिपुर दौरे पर गए अमित शाह ने बताया कि मणिपुर सरकार डीबीटी के जरिए हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी 5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मणिपुर में कई एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने साजिश की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंसा की 6 घटनाओं की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की जाएगी। मणिपुर में हिंसा के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है यहाँ के मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक वर्ग में आता है, लेकिन इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसकी कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय के पास आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा है। कुकी और नागा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय तो बहुसंख्यक समुदाय है, उसे ये दर्जा कैसे दिया जा सकता है। हिंसा की दूसरी वजह है सरकारी भूमि सर्वेक्षण। राज्य की बीजेपी सरकार आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवा रही है। आदिवासी ग्रामीणों से आरक्षित वन क्षेत्र खाली करवाया जा रहा है और कुकी समुदाय सरकार के इस सर्वेक्षण और अभियान का विरोध कर रहा है। कुकी समुदाय के लोगों ने 3 मई को मैतेई समुदाय को मिलने वाले दर्जे और सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। 4 मई को जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 तारीख को ही मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में ये झगड़ा शुरू हो गया। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं। उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। मणिपुर 3 मई से ही हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में जिस तरह हिंसा हो रही है, उसने शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया है। हिंसा कितनी भयंकर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने सुरक्षा बलों के सशस्त्र गांवों पर भी हमला करके 4 लाख से ज्यादा हथियार लूट लिए। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या के मूल जड़ तक जाने को समाधान निकालना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इसी पर चर्चा करेंगे। बता दें कि मणिपुर की जो राजधानी इंफाल है, यहां पर भी हिंसा फैली हुई है और पिछले दिनों यहां पर एक बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि आज यहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और अमित शाह ने प्रेस वार्ता भी की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और इसके साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया, मैं आपसे ही डिबेट की शुरुआत करूंगा
कैप्टन आई सिंह भदौरिया, 3 मई को हिंसा शुरू होती है और लगातार ये हिंसा बढ़ती ही चली जा रही है और 90 से अधिक लोगों की अभी तक मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि 2000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ऐसे में आखिर सरकार क्या कर रही है? स्थिति बनी है, आप देखिए जो पहले सरकारें जो रही हमें किस तरह से वहां पर घुसपैठ चढ़ाई गई और सरकारी क्षेत्रों पर कब्जा करा। तो सरकार की हमारी सरकार की यही मंशा थी कि जो अवैध कब्जे हो रहे इनसे हटवाया जाए और जो घुसपैठिए है उनकी पूरी किस तरीके से सरकार जांच कराए और जहाँ पे और किस तरह के सुधार थोड़ी जो सरकार शक्ति बरतती है तो इस तरह की घटनाएं तो जरूर होती हैं। और आप वो एक क्षेत्र ऐसा है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, काफी राज्यों की सीमा तो है ही है, अन्य देशों की भी सीमा वहां लग रही है। तो इसी का सब ये कारण है कि वहां घुसपैठ जो है, घुसपैठ की वजह से ये ज्यादातर के इस तरह के मामले आ रहे हैं। बाकी शांति अब वहां बनी हुई है, जो हुआ है उसके ऊपर सरकार बिल्कुल कंट्रोल करे है और सरकार बिल्कुल जो भी वहां दोषी है सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए अपने नागरिक की सुरक्षा करना पहला कर्तव्य है। और इसलिए आज हमारे गृह मंत्री खुद जाके वहां इस कैंप कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इसके लिए हमने हल्के में नहीं लिया है। जहां गृह मंत्री खुद जाके कैंप करे तो उसमें हम कहीं हल्के में नहीं है। तो बिल्कुल आप सोचिए कि वहां शांति बिल्कुल है और आगे भी शांति रहेगी। और जिन लोगों ने, जांच एजेंसियां बिल्कुल जुट गई हैं, सारी जांच एजेंसियां, जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, उनको हम कहीं से कहीं बख्शेंगे नहीं, उनको उनके एग्जाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये छोटी पूरी हमारे लिए घटना नहीं है, हम आंखें मूंदने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आंखें मूंद के बैठने वाली नहीं है। हम राष्ट्र को और राष्ट्रवाद को लेके चलने वाले हैं, राष्ट्र के लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमारे ऊपर हर जनता का विश्वास होना चाहिए। हम किसी से अलग नहीं है, मगर हमारे नियम कानून, हमारे संविधान से हटके जो काम करेगा, जो हटके बात करेगा, उसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जो न्याय संगत पनिशमेंट होता है उस दायरे में उसको लाके और उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो सत्यम बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मणिपुर में जिन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, जब ये मामला की शुरुआत जो होती है वो मैतेई समुदाय को SC ST का दर्जा देने के बाद से होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये बवाल जो अभी जो हिंसा शुरू हुई है वो आगे चलकर थम जाएगी? क्योंकि अमित शाह पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हालात सामान्य हुए हैं और ये भी कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि अगले आने वाले 3 दिनों के अंदर रेल सेवा और भी जो चीजों पर प्रतिबंध लगा है वो तमाम चीजें शुरू कर दी जाएंगी। क्या आगे हालात सही रहेंगे? ऐसा कोई कदम उठाया गया सरकार की तरफ से? क्योंकि मैतेई समुदाय जो है उसमें करीब 53% उनकी आबादी है, जो कि 10% हिस्से में बसी हुई है और वो SC ST का दर्जा ही चाहते हैं। बिल्कुल, ये इसका सर्वे कराया गया है, सर्वे करा के उनको उसमें लाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसको कहाँ रखा जाएगा, ये सरकार का अधिकार होता है और सरकार इसके बाकायदा सर्वे कराती है, पूरा इसके सब कोई डिसीजन लेती है। ये जजबाजी का कोई डिसीजन नहीं है, जैसा दूसरी सरकारें लेती नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बना दो, समुदाय बना दो, विशेष बना दो, और भले ही दूसरे समुदाय के बेचारे भूखों मर रहे हो, खाने की रोटियां नहीं है, मगर उनको कुछ नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर किसी दायरे में लाती है तो उसका गहर सर्वे बताई जाती है। तो आप निश्चित रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुआ है इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित है और सरकार पूर्ण रूप से वहां लगी हुई है और ये घटना आइंदा को नहीं होगी, इसलिए वहां सारी एजेंसियां कार्य कर रही हैं और उन लोगों को ढूंढ के लाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनको जेल में भी डाला जा रहा है और जरूरत पड़ेगी वो पनिशमेंट की कोई दिया जाएगा। हिंसा बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आइए सरकार से चर्चा करिए ना बैठ के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात कहना है, आप सरकार के साथ बैठिए, चर्चा करिए, संवाद से निकलता है। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जो लोग हिंसा को चालू है उन्हें जवाब दिया जाएगा। आप सरकार, अगर आपको प्रॉब्लम है, सरकार के दरवाजे हम तुम खोलिए। हम सरकार से चर्चा ना करेंगे, आप हिंसा करेंगे तो हिंसा इस देश में बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी तो हिंसा का जवाब उनको बहुत करारा दिया जाएगा। ठीक है। विनोद जी, आपके पास मैं पहुंचूंगा। विनोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
आ रही है। विनोद जी, वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मणिपुर ऐसा जल उठा, वो भी पिछले 27-28 दिनों में 3 मई को यहां पर हिंसा शुरू होती है और इसके बाद लगातार ये हिंसा बढ़ती चली जाती है। पहले घरों को निशाना बनाया जाता है, घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है, उधर जो तमाम गाड़ियां होती हैं उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, उनमें भी आग लगा दी जाती है। यहां तक उपद्रवियों का मन नहीं भरता है तो वो पुलिस को भी निशाना बनाते हैं, पुलिसकर्मियों के वाहनों को आग लगा देते हैं, तमाम पुलिसकर्मियों को घायल कर देते हैं, दोनों तरफ से मुठभेड़ भी होती है। आखिर ये हो क्या रहा है, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? मैंने उस इलाके में अपनी सेवाएं दी हैं और उस इलाके को मैं बखूबी जानता हूं। और इस तरह के जो दंगे होते हैं, ये जितने एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं या जो कोई विदेशी ताकतें इसका प्रोत्साहन कर रही हैं, उसके बगैर इस लेवल के दंगे नहीं हो सकते। और एक चीज देखिए आप, जिस तरह से पूरे देश में खाकी का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आप कहीं भी देखिए, आप चाहे वो किसी रिलीजियस समुदाय के दौरान हो या इस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो इस तरह के जो दंगे होते हैं वो केवल जब ही हो सकते हैं जब बाहर से उसका कोई समर्थन उन्हें मिले या सपोर्ट मिले, क्योंकि बाकी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके पास न इतने संसाधन होते हैं, न इतना लोकल सपोर्ट होता है। दूसरी चीज आप देखिए, मणिपुर एक डिस्टर्ब स्टेट है, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो वहां सेना की तैनाती काफी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस काफी हैं, और वहां का जो पुलिस बल है वो भी वहां तैनात है। तो इस तरह की वारदात मणिपुर जैसे स्टेट में अगर होती है तो यकीनन इसमें लोगों का हाथ है। और ये देखिए, रही बात रिजर्वेशन की, अब रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन को देखें तो अब उसके साथ इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच हो गए हैं कि हर आदमी, अगर कोई सवर्ण भी है तो वो ये चाहता है कि साहब मुझे रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए और उसको इस तरह की जो फैसिलिटीज है वो मिली जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देखिए, अब भारत एक विकासशील देश है और वहां आप देखिए हमारी जीडीपी देखिए अब कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, करीब 7.2 की वृद्धि हम दिखा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कानून लाए जिसमें जो रिजर्वेशन हो वो इकोनॉमिक, माली हालत पे हो, चाहे वो समुदाय का हो, चाहे किसी जाति का हो या किसी भी उसका हो, क्योंकि ये जो जाति विशेष रिजर्वेशन है इसकी वजह से हमेशा समस्याएं रहेंगी। लेकिन जहां माली हालत, क्योंकि एक सवर्ण परिवार भी अगर उसकी माली हालत ठीक नहीं है तो वो भी रिजर्वेशन या स्टेट से कुछ न कुछ उम्मीद या तवक्को रखता है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की जितनी भी नीतियां हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत देखिए अगली सेंचुरी भारत की है और भारत को अगर इंटरनल स्टेबिलिटी, आज हमारी अगर विकास दर बढ़ी है तो वो केवल इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ स्टेबल सरकार है, हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, उन तीनों के जो फायर इंजन्स है वो एक साथ फायर कर रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इसको रिव्यू करे और जो इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, केवल हमें सियासत नहीं करनी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण लीजिए, उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ योगी सरकार ने बिल्कुल मैंडेट क्लियर कर रखा है कि अगर आप इस तरह के किसी चीज में लिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है। टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। टीपी त्यागी जी, जो भी हो रहा है पिछले 3 मई से देखने को मिल रहा है, हिंसा होती है, तमाम घरों को आग लगा दिया जाता है, यहां तक कि सेना के जो हथियार हैं उनको तक लूट लिया जाता है। करीब 4000 से अधिक हथियारों को भी लूट लिया गया है। सेना ने अनुमान लगाया है, आशंका है कि ये हथियार म्यांमार में जो उग्रवादी हैं उन तक पहुंचाए गए हैं। आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये कि मेरे दो पैनलिस्ट ने जो कुछ कहा उसका एक शब्द भी मुझे सुनाई नहीं पड़ा, ना मुझे कोई तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 4000 हथियार लूटे नहीं जा सकते। लूटने में कहीं ना कहीं मदद की गई है, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मणिपुर में एक ऐसी सिचुएशन है कि जो मेजोरिटी थी, जैसे पूरे हिंदुस्तान में है, जो मेजोरिटी थी
वो एक 10% वैली के इलाके में है और जो माइनॉरिटी थी वो 90% पहाड़ों के इलाके में। जो 90% है उसमें तो ओवर द ईयर इंक्रीज हुआ है और मेजोरिटी 59% से 49% पे आ गई है। जो पहाड़ों के अंदर एरिया थे उसमें म्यांमार नजदीक होने की वजह से म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान आए हैं। उन्होंने वहाँ पे अफीम की खेती शुरू की है और उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा किया है। उस कब्जे को हटाने के लिए हटाने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। उसको हटाने की वजह से और मेजोरिटी थी जैसे कि मैसी कम्युनिटी उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के हाई कोर्ट की वजह से। लेकिन ये हालांकि बहुत पुराना संघर्ष है। इसने जो इस समय उग्र रूप लिया है उसमें एक तो ये डर सामने आता है जैसे ब्रिगेडियर दत्ता ने भी कहा कि इसमें दूसरी ताकतों का भी हाथ है। म्यांमार में जब से सत्ता पलट हुआ तब से यहाँ पे रोहिंग्याओं का आना शुरू हुआ और उनकी आबादी बढ़नी शुरू हुई और उसके पीछे परोक्ष या अपरोक्ष चाइना का हाथ है। और इसमें जो ये हथियार लूटे गए हैं इसमें जिसे कहते हैं एक बेनाइन एंट्री यानी कि वो जब तक पॉसिबल नहीं था जब तक जिनसे लूटे गए हैं उनकी कोई न कोई मदद करने वाला ना हो। अब सिचुएशन ये है कि जो मणिपुर का दंगा है 3 मई से आज करीब 1 महीना होने को आया। कर्फ्यू लगा हुआ है टाइप के ऑर्डर से। हालांकि अभी हमारे अमित शाह जी ने कह दिया कि 2-3 दिन में रेल बहाली हो जाएगी और हम जो मारे गए हैं उन्हें 10 लाख रुपए दे देंगे, एक नौकरी दे देंगे, CID CBI से इंक्वायरी करा देंगे, न्यायिक आयोग गठन कर देंगे, शांति समिति बना देंगे। लेकिन ये नाकाफी मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का इस स्थिति का नॉर्थ ईस्ट और स्टेट में फैलने का भी अंदेशा है। जो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ उबल रहा है या निकल रहा है वो दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी फैल सकता है। लिहाजा इसमें और ज्यादा सख्ती की और व्यापक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। अगर मैसी कम्युनिटी के साथ इसी तरह से दुबात होता रहा और उसकी कम्युनिटी की तरफ नहीं देखा गया, उनकी बातों को पूरी तरह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये झगड़ा फसाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसा मेरा अनुमान मुझे लगता है। बिल्कुल। जो मैसी कम्युनिटी है वो बेसिकली हिंदू कम्युनिटी है, ओरिजिनल कम्युनिटी है और 1949 से पहले उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का अधिकार प्राप्त था 1949 से पहले। और अब अगर वो मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? तो हमको चीजों को इस हिसाब से देखना है कि जस्टिस के हिसाब से चीजें हो। इसमें मैसी कम्युनिटी के बारे में हम ये कहेंगे कि उनकी जायज डिमांड। क्या बात है कि कुछ की कम्युनिटी के लोग आकर वैली में जमीन खरीद लें और मैसी कम्युनिटी के लोग अगर चाहे तो पहाड़ों में जमीन ना खरीद सके। नाउ दिस इज बिन जनती। तो ये पुरानी चीजें इसके अंदर इस तरह की अड़ी हुई है, उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। एंड दिस रिक्वायर्स अ लिटिल मोर हेवी हैंड। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि वायलेंस के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो सख्ती से एक्शन अब दिखना भी चाहिए। ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, अमित शाह तो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि ये जल्द ही जो हिंसा चल रही है ये शांत हो जाएगी और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन अभी तमाम चीजों पर प्रतिबंध वहां पर लगा हुआ है, जैसे कि इंटरनेट सेवा तमाम जगह बंद कर दी गई है। अर्धसैनिक बल जो हैं वो उनको तैनात किया गया है इलाकों में, यानी कि जो वहां पर हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए सरकार की तरफ से। सरकार इसको लेकर लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन ये समस्या का पूर्णतया समाधान कैसे निकलेगा? आगे चलकर फिर भी हिंसा हो सकती इसी तरीके की? तो सरकार इस पे सख्त एक्शन ले रही है।
बिल्कुल इसको हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया, एक चीज मैं और इस पे इंक्लूड करना चाहता हूं। देखिए, विपक्षी तो यहां पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें कुछ बाहरी दल भी हैं जो यहां पर हिंसा को भड़का रहे हैं? बिल्कुल सत्यम, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें विपक्षी दलों का और बाहरी संगठनों का जो बातें करते हैं, इनके साथ गठजोड़ रहता है। जैसे 2 दिन पहले होगा कि राहुल गांधी जाके किस मिलते हैं, वहां जाके जातिवाद की बात करते हैं, संविधान को गालियां देते हैं। तो यही तो इन लोगों को ताकत दे रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं और विदेशी धरती पे जाके हमारे संविधान को गाली दे रहे, जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। तो इसी से इन लोगों को फल मिलता है। जितनी भी विदेशी शक्तियां हैं, इनको ताकत देने का काम कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये जरूर इस हिंसा में इन लोगों का कहीं ना कहीं छुपे कहीं देखो, इनका हाथ जरूर निकलेगा। तो वो जांच एजेंसियां कार्य कर रही है, जांच के सब ढूंढ के ला रही है कि किसकी इनके तार कहाँ जुड़े हैं। और आप ये निश्चित माने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कार्य नहीं है जो हिंसा हमें मारा जाएगा। तो हम तरीका जानते हैं। जम्मू कश्मीर से लोगों ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो तिरंगा को कंधा देने वाले पैदा नहीं होंगे, मगर हमने वहाँ चिड़िया भी नहीं मरने दी। हमें मालूम है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप सत्यम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम वहाँ बिल्कुल इतना अच्छा शांत कर देंगे, जो लोग दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त दंड कार्रवाई जो होती है वो लेके आएंगे। तो ये जो भूल जाए कि इनके साथ कौन खड़ा है, कौन इन्हें समर्थन कर रहा है, तो हमारे देश के ही चीज के लोग खड़े हैं ना। आपने देखा होगा कि हमारे CDS बिपिन रावत, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि हमारी सेना जब लड़ेगी अब की बार में तो 2 मोर्चे नहीं होंगे, 2.5 मोर्चा होगा। वो 2.5 मोर्चा वो कौन है? जो हमारे देश में अंदर में रह रहे हैं, इसी देश का कार्य है, इसी देश में रह रहे हैं, यही राजनीति कर रहे हैं, सब कुछ यही हासिल कर रहे हैं, मगर देश को कहीं भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं रहते। ठीक है सर, देश के साथ कुठाराघात करने में कहीं पीछे नहीं रहते। तो ये वही लोग हैं जो मणिपुर में इस तरह की हिंसा को हवा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय की कमी है, इसलिए मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में। देखिए, मेरी राय ये है कि इस तरह के जो दंगे होते हैं उनको बजाय सांप्रदायिक रंग देने के लिए या किसी दलगत पार्टी को उसका समर्थन करने के लिए या बाहरी ताकतों को बढ़ावा देने की हमें एज ए नेशनैलिटी इसका विरोध करना चाहिए। और जिस तरह से देखिए सरकार लोगों के उत्थान के बारे में बात कर रही है, तो हमें एकजुट होके अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। ये समस्याएं जो है, इतना नुकसान हुआ, इतना असला चोरी हुआ, इतनी वारदातें हुई, ये सब चीजें डिस्कशन से वहां हो सकती थी। अभी देखिए अमित शाह जी वहां हैं, तो अभी भी तो डिस्कशन हो रहा है। तो इसी चीज को पीसफुल तरीके से अगर ये पुटअप करते तो हमें बहुत ज्यादा अचीव होता। तो मेरा लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि हमें शांति की शरण लेनी चाहिए और अपने जो पॉइंट्स हैं उनको सरकार तक पहुंचाना चाहिए। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहता हूं इस मुद्दे पर। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरह से हमने एक बाकायदा स्ट्रेटेजी बना के कश्मीर के अंदर सिचुएशन कंट्रोल में लाई है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? 370 को हटाना पड़ा। लिहाजा यहाँ भी 1949 से पहले जो दर्जा प्राप्त था मेथी कम्युनिटी का, वो उनको दिया जाए। और जो कुक्की कम्युनिटी है, उस कुक्की कम्युनिटी के लिए भी ये कह दिया जाए कि जो रिजर्व जो 1970 से पहले वहाँ बचे हुए हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट में आएंगे उनको हटाया जाएगा। ये सोल्यूशन आपके सामने विन विन सिचुएशन है, दोनों कम्युनिटीज के लिए। इसके अंदर कोई सांप्रदायिक रंग भी नहीं है। और इस समझौते को एक आयरन हैंड के साथ लागू किया जाए, जिस तरह की कश्मीर में दिखाई गई है, यहाँ भी दिखाई जाए।
चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि मणिपुर में पिछले 3 मई से लगातार हिंसा जारी है। वहां पर अभी फिलहाल अमित शाह पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर साफ कर दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आपको बताते चले कि वहां पर रेल सेवा बंद है और इसके साथ साथ तमाम घरों को आग के हवाले भी उपद्रवियों ने कर दिया है। और फिलहाल वहां पर यह भी जानकारी मिल रही है कि 90 से अधिक लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 2000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने आसियाने को छोड़ दिया है और दूसरे राज्यों में जाकर शरण भी ले रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च